हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 11 दैट इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बुक में देखोगे तो ऑन पेज नंबर 220 हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में क्या गिवन है। तो 4 का फर्स्ट में देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ठीक उसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है ताकि हम न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और न्यूमेरिकल पॉइंट हमारा स्ट्रांग हो सके। क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स अगर आएगा आपको तभी आप फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और साथ ही साथ में फिर आगे चल के आपको एंट्रेंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज एंट्रेंस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो आपको अभी से आदत डालनी है न्यूमेरिकल को सही तरीके से सॉल्व करने की, क्योंकि यहाँ पर हम वो स्टेप्स को चूज़ करने वाले हैं जिसकी वजह से हमारा कम टाइम में सही आंसर आ सके। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। देखो, What is the resistance of one of the rails of a railway track which is 20 किलोमीटर लॉन्ग। तो देखो, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ ना ठीक इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस डालनी है, ताकि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आना चाहिए कि गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो मैं लिख लेता हूँ आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑफ अ रेलवे ट्रैक विच इज़ 20 किलोमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर लेंथ दिया है, किसका लेंथ दिया है, रेलवे ट्रैक का। कितना लेंथ दिया है, 20 किलोमीटर। ठीक है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट जो हमारा लेंथ है वो किस में होना चाहिए, मीटर में। तो याद रखना है किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आंसर किस में आ गया, इन टर्म्स ऑफ मीटर आ गया। ठीक है, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1000 का मतलब होता है 10⁻3। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस मतलब हम समझ सकते हैं बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है, टेम्परेचर की। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रेल इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा रेलवे ट्रैक है उसकी जो पटरी है उसका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है और क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें कन्वर्जन करना होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए और ये दिया किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसे कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, देखो, आई विल राइट 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। कन्वर्जन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आप चेक कर लेना और आप कन्वर्जन सीख लेना किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड द रेल इज मेड अप ऑफ स्टील। यानी कि जो रेलवे ट्रैक है वो किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। और उस स्टील की जो रेजिस्टिविटी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, रेजिस्टिविटी यानी कि रो, ये कितना गिवन है हमें, इट इज़ 6 इंटू 10⁻⁸ और यूनिट तो हम जानते हैं क्या होता है, ओहम मीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। तो गिवन डेटा में हमें लेंथ ऑफ द ट्रैक दिया है, टेम्परेचर दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी दिया है और हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो अब देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है और उस फॉर्मूले का नाम क्या है, R इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है, यहाँ पर L आप स्मॉल ले सकते हो या कैपिटल ले सकते हो, तो इससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो याद रखो L और कैपिटल है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हम स्मॉल एल ले रहे हैं तो आप स्मॉल एल ही समझ लो इसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। अब हम इसी फॉर्मूले का यूटिलाइज करके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनकी वैल्यूज को पुटअप करना है। तो देखो, रो की वैल्यू कितना दिया है, रो की वैल्यू दिया है 6 इंटू 10⁻⁸। उसके बाद यहाँ पर जो L है, L की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 20 इंटू 10⁻³ दिया है। ठीक है, और अपॉन में आता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है, 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब इसी डेटा के बेसिस पर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखो, देयरफॉर R इज इक्वल टू, सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको ये कोशिश करना है कि जो हमारे नंबर्स हैं उन्हें हमें एक तरफ करना है, पावर को एक तरफ। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 6 इंटू 20 अपॉन
25, ठीक है। और पावर यहाँ पर कितना होगा, -8 और +3 है तो ये बचेगा 10⁻⁵, और नीचे जो पावर है वो कितना है, 10⁻⁴ है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर 20 है, नीचे 25 है, बेसिकली ये 5 से कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो देयरफॉर आर की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की वैल्यू को लिख सकता हूँ 6 × 4 इंटू 10⁻⁻5 है, और ये क्या है, 10⁻⁻4। हमें पता है 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -5 और +4 मतलब क्या बचेगा, 10⁻⁻1, और अपॉन में क्या है, 5। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू देखो क्या होगी, r इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर मुझे 5 से इसे डिवाइड करना है तो देखो कितनी टाइम्स जाएगा। डेफिनेट सी बात है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन यहाँ पर करना है, 24 5 4 ज़ा 20, राइट। बैलेंस क्या आएगा, 4। हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और फिर क्या लेंगे, 0, और फिर कितनी टाइम जाएगा, 8 टाइम्स, राइट। सो देयरफॉर हमें r का आंसर क्या मिला, देखो r का आंसर मिला 4.8 इंटू 10⁻⁻1। अब देखो यहाँ पर 10⁻⁻1 का मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू 4 है ये एक डिजिट पीछे खिसक जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.48, और इसका यूनिट हम लिख लेंगे ओहम। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। तो आपको बस एक ही चीज़ का याद रखना है कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और आप वैल्यूज़ को पुटअप करते हो तो किसी भी वैल्यू को किसी से कट नहीं करना है। आपको ज़्यादा तक ट्राई करना है कि वैल्यू हमारा छोटा से छोटा बने और सिंप्लीफाई हो सके। तो देखो यहाँ पर हमने किसी तरह का कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं किया, बहुत आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। देखो, अ बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग यूज हैज़ एन EMF 24 वोल्ट। तो क्लियरली हमें यहाँ पर दिया EMF है और उसकी वैल्यू क्या है, 24 वोल्ट। और आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओहम। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू है 380 ओहम, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मैक्सिमम करंट का मतलब होता है I max, तो मैक्सिमम करंट हमें फाइंड आउट करना है। और साथ ही में क्वेश्चन में बोला है, कैन दिस बैटरी डिराइव स्टार्टिंग मोटर ऑफ कार और नॉट। यानी इस बैटरी से जो भी करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट से क्या हम कार को स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें भाई करंट निकालना होगा और तभी हम बता पाएंगे कि स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब बात आती है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। तो देखो, जब हम EMF का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें EMF का फॉर्मूला मिलता है I = E/R प्लस स्मॉल r। लेकिन मैक्सिमम करंट के लिए जो I max का फॉर्मूला होता है वो होता है E/R। यानी जब सर्किट में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम 0 मान लें तो फिर हम I max की वैल्यू को लिख सकते हैं E/R। अब ये बहुत सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर है हमारे पास और इसकी वैल्यू हम रखते हैं तो I max का वैल्यू क्या मिलेगा। देखो, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 24, और R की वैल्यू क्या है, 380, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर करना क्या है कि अब हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, उन्हें दिख रहा है कि 2 से कट किया जा सकता है इसे, तो वो 2 से कट करेंगे, लेकिन पहले हमें 2 से कट नहीं करना है, पहले हम इसे और सिंप्लीफाई करना है। मैं इसे लिखता हूँ 24 अपॉन, इसको लिखता हूँ 38 और इसको लिखता हूँ 10⁻1। देखो मैंने क्या किया, देखो नंबर में जितने 0 लगे होते हैं ना उन्हें हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 0 लगा है तो 10⁻1 लिख सकते हैं, 2 0 लगा है तो 10⁻2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 24/38 इंटू 10⁻1 कर लेता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर से जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी। अब आप इसे कट कर सकते हो आसानी से। जब आप 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 बाई और ये हो जाएगा 19, ठीक है, इंटू 10⁻2 क्या है, 10⁻⁻1। अब आप सिंपल डिवीजन करके यहाँ पर इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 19। हम जानते हैं नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 120, राइट। अब तुम्हें गेस करना है यार कि 20 का अगर टेबल होता तो 6 टाइम में 120 जाता, तो ये तो 19 है तो 6 उससे कम कर दो, तो यानी कि 6 टाइम में ये आंसर आ जाएगा 114। बैलेंस क्या आएगा, 6, फिर हम 0 तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमें पता है कि 3 टाइम से ज़्यादा तो ये जाएगा नहीं, तो अब हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखो पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट अगर आपने फाइंड कर लिया तो भी बहुत है, ठीक है, 3 डिजिट फाइंड करते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 0.63 इंटू 10⁻1, ठीक है।
अच्छा, 2 डिजिट मैंने क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पावर 10⁻⁻1 था, जिसकी वजह से होगा क्या कि जब मैं इसको सही से लिखूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0.063। तो देखो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट मिल गए, इतना आंसर हमारा काफ़ी है। और इसका यूनिट क्या लिख लेंगे, एम्पियर। तो जो हमें मैक्सिमम करंट मिला है वो कितना मिला है, 0.03 एम्पियर। ओवरऑल देखें तो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये बहुत ही स्मॉल करंट है, तो इतने करंट में कार की तो बैटरी जो प्रोड्यूस कर रही है उससे कार स्टार्ट नहीं होगी। वैसे वहाँ पर क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, उन्हें देना चाहिए था, एक रेंज देना चाहिए था जिससे हम पता कर पाते कि अगर इस रेंज के अंदर उसका आंसर आएगा तो मोटर स्टार्ट होगा, नहीं आएगा तो नहीं स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें लॉजिक यूज़ करना है क्योंकि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और कार को इतना स्मॉल करंट स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, यानी यहाँ पर भी ईएमएफ दिया है, कितना दिया है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट लिख लेंगे। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है, राइट। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, और हमने इसे रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम रजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, देखो उसकी वैल्यू दिया है, कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें समझ में नहीं आता, तो उसका दूसरा तरीका समझने का ये होता है कि आप ना क्वांटिटी की यूनिट से पहचान सकते हो कि बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ईएमएफ का यूनिट क्या है वोल्ट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओहम, और करंट का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो इससे हमें बहुत आसानी से वैल्यूज़ का पता चल गया। अब सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है वो क्या है, देखो यहाँ पर कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर मतलब हमें क्या निकालना है, कैपिटल आर निकालना है। और सेकेंडली जो हमें बोला है वो क्या है, फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब क्या निकालना है, वी। ठीक है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो अब देखो सिंस हमें ईएमएफ गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और करंट आई दिया है और हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है। और वो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, देखो इसको हम लिखते हैं I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में देखा था, राइट। तो जब आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है तो उसे कैपिटल आर लिखते हैं, और जब नहीं होता है तो सिर्फ स्मॉल आर लिखते हैं यहाँ पर, और अगर दोनों है तो दोनों लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल आर को फाइंड आउट करते हैं। सो देयरफॉर देखो सबसे पहले हम निकालते हैं ये जो हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि वो पहले से वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। आपको पहले वैल्यू पुटअप नहीं करना है, पहले जो हमें फाइंड करना है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है और बाकी सारी वैल्यूज़ को हमें राइट हैंड साइड पे रखना है, तभी आपको वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो जब से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन क्या हो जाएगा ये आई। ठीक है, उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है स्मॉल आर, तो मैं इसे लिखूंगा ई अपॉन आई माइनस क्या हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं आर इज इक्वल टू, देखो ईएमएफ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, ईएमएफ की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 3 ओहम। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12 ओहम, और करंट साइड से दिया है 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसे क्या 120/5 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अगर ये मेथड आपको नहीं आता है तो मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 0.5 माइनस 3। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 12 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻1। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डिजिट को शिफ्ट किया, तो अगर हमने एक डिजिट को शिफ्ट किया है तो पावर क्या लगा देंगे 10⁻1। फिर हमें ये देखना है कि हमने वैल्यू को छोटे से बड़ा किया है या बड़े से छोटा। तो आप देख पा रहे हो मैंने 0.5 से 5 किया है, मतलब छोटे से बड़ा किया, तो पावर क्या लेना है -1। तो याद रखना है शिफ्टिंग ऑफ डिजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो शिफ्टिंग ऑफ डिजिट में बस आपको एक ही बात याद रखना है कि आप जितने डिजिट शिफ्ट करोगे उतने पावर लगा देना है। फिर ये देखना है कि अगर तुमने वैल्यू को छोटे से बड़ा किया है तो पावर नेगेटिव लगा देना है, और अगर बड़े से छोटा किया है तो पावर पॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो
ये समझ गए आप। अब r इज इक्वल टू क्या लिखोगे 12 इंटू 10⁻⁻1 ऊपर आगे क्या होगा +1 अपॉन 5 और ये -3 तो ऑलरेडी है। अब इसके बाद देखो इसे क्या लिखेंगे r इज इक्वल टू 10⁻1 का मतलब 10 होता है और 10 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 - 3। यही तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 120 को अब हम 5 से कट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कितनी बार जाएगा ये 24 टाइम्स जाएगा। 24 टाइम्स जाएगा, राइट। और ये क्या -3 है, तो अब 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 21 ओहम मिलेगा। तो ये हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस R की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, टर्मिनल वोल्टेज। सो एंड टर्मिनल वोल्टेज के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो चलो फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है ये। V इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है 0.5 और R की वैल्यू क्या है 21, राइट। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू, अब आप जानते हो 21 का आधा कितना हो जाएगा 10.5 होगा, बिकॉज 0.5 का मतलब हाफ ही तो होता है, राइट। और इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट। तो इस तरीके से हमें ये दोनों का आंसर मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन अ कॉपर वायर इज 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करंट डेंसिटी दिया है, तो देखो करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको याद होगा कि जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी यानी J, इसका फॉर्मूला होता है I/A। ठीक है, तो ये हमें जो वैल्यू गिवन है वो किसकी वैल्यू दिया है, J यानी कि I/A की वैल्यू गिवन है। और इसके हिसाब से जो हमारा यूनिट होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। लेकिन जो वैल्यू हमें गिवन है वो किस में दिया है, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। तो देखो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप लिखोगे J इज इक्वल टू 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है इसे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 500 को एज यूजुअल 500 लिख देंगे। उसके बाद देखो एम्पियर से तो एम्पियर ही है, तो एम्पियर में तो कुछ आपको करना नहीं है, खाली आपको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो याद रखना है कि सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या होता है कि वैल्यू को 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यानी कि जब भी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो जो भी हमारी गिवन वैल्यू है उसे हम 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 10⁻⁻4 डिनोमिनेटर में है, तो जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें कन्वर्जन करना है। याद रखो कन्वर्जन में हमें क्या करना था, 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर को 500 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। और याद रखना है कि सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डिनोमिनेटर में है -4 तो न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा +4। तो हमने यहाँ पर कन्वर्जन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या दिया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें यहाँ पर गिवन है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो हमें गिवन है, इसे कितनी वैल्यू गिवन है, देखो इट इज़ गिवन 8.47। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8.47 इंटू 10⁻², और पावर कितना लगा हुआ है 22। ठीक है, 10⁻22। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें गिवन है वो किस में दिया है, पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। एक्चुअल में इसे किस में होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता है बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होता है, राइट। क्योंकि इसको जो हम डिनोशन देते हैं वो क्या देते हैं, स्मॉल n, और स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो अब हमें सेंटीमीटर क्यूब से इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो मैं इसे लिखूंगा 8.47 इंटू 10⁻22 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अपॉन में है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब से किस में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर क्यूब में।
ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। अब ये -6 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। तो ओवरऑल इसका कन्वर्जन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 8.47 इंटू 10⁻28। बिकॉज ये 22 और ऊपर 6 जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 22 और +6 कितना हो जाएगा, 28। अब हम इसे लिख सकते हैं पर मीटर क्यूब। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या गिवन है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब मुझे क्या निकालना है, वीडी निकालना है, क्योंकि वीडी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज, ये आपको याद कर लेना है, बहुत यूज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो ये सारी कंडीशन अपने पास है। अब हमें करना क्या है कि ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। तो देखो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है वीडी इज इक्वल टू, वैसे ओवरऑल अगर हम फॉर्मूला देखें तो ओवरऑल इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है I/NAE होता है। लेकिन सिंस हमें I/A की वैल्यू गिवन है तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, VD इज इक्वल टू J/NE। ठीक है। अब देखो J की वैल्यू जो है वो पुटअप करते हैं यहाँ पर, तो VD इज इक्वल टू, J की वैल्यू हमने निकाली है 500 इंटू 10⁻, कितनी है, 10⁻+4, राइट। तो यहाँ पर लिख लेंगे +4 अपॉन में देखो यहाँ पर क्या आएगा, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज़ 8.47 इंटू 10⁻28, अभी हमने निकाला है, राइट। और उसके बाद E की वैल्यू हम जानते हैं, E की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको तरीका क्या अपनाना है कि नंबर्स को एक तरफ, पावर को एक तरफ। तो मैं इसे लिखता हूँ 500 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 4, और अपॉन में देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8.47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻28 है और 10⁻⁻19 है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आंसर मिलेगा 10⁻9 मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे VD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 500 अपॉन नीचे क्या आएगा 8.47 इंटू 1.6, और आप जानते हो 10⁻9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 में से 4 जाएगा तो बचेगा क्या, 10⁻5 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉग एंटी लॉग का स्टेप अप्लाई करना है। ठीक है। लॉग एंटी लॉग आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो, वहाँ पर एक लिंक दिया है, उससे आप सीख सकते हो लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। लेटर ऑन इसके ऊपर मैं वापस से एक रिवाइज्ड वीडियो बना दूंगा, जिससे आप बहुत आसानी से लॉग एंटी लॉग निकालना सीख जाओगे। सो देयरफॉर यहाँ पर वैसे इतना टफ नहीं होता है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर स्टेप क्वेश्चन में कराते जाऊँगा, आप 2-4 क्वेश्चन भी देखोगे तो आपको आसानी से लॉग एंटी लॉग आने लगेगा। तो सबसे पहले जो स्टेप लगाना होता है उसमें हम लिखते हैं एंटी लॉग। देखो एंटी लॉग को कुछ लोग ANTI भी लिखते हैं, कुछ लोग पूरा एंटी लॉग लिखते हैं, और कुछ लोग शॉर्ट में AT भी लिखते हैं। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो AT, उसके बाद हमें किसका लॉग निकालना है, लॉग निकालना है 500 का। ठीक है, जो कहाँ है, न्यूमरेटर में है। अच्छा, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसके आगे माइनस साइन यूज़ करते हैं। फिर किसका हमें निकालना है, लॉग ऑफ 8.47। उसके बाद देखो यहाँ पर इंटू है, इंटू का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग ऑफ, और ये क्या हो जाएगा 1.6। सिंस ये दोनों डिनोमिनेटर में है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। और पावर को कुछ नहीं करना है यार, पावर को सिर्फ आपको बाहर एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, VD इज इक्वल टू, एंटी लॉग को बाहर ही रखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन नंबर्स का लॉग निकालना है। तो यहाँ पर देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो जितने डिजिट्स होते हैं ना, उसमें से हमेशा एक डिजिट को हमें माइनस करना होता है। तो 3 डिजिट में से 1 डिजिट चला गया तो क्या बचा, 2। फिर क्या लगा देना है, पॉइंट। उसके बाद लॉग टेबल बुक में जाना है और देखना है 50 में 0 में क्या वैल्यू है। तो 50 में 0 जब आप वैल्यू देखोगे तो आपको देखो वहाँ वैल्यू मिलेगी 6990 मिल रही है। ठीक है। माइनस, इसके बाद फिर यहाँ पर देखो पॉइंट के पहले, देखो जो भी हमें डिजिट काउंट करना है वो कहाँ होना चाहिए, पॉइंट के पहले होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो पॉइंट के पहले हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट से 1 डिजिट को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट। फिर अब हमें जाना है और देखना है लॉग में 84 में 7, क्या देखोगे, 84 में 7। तो 84 में 7 जब आप देखोगे तो आंसर मिलेगा 92, और इसे हम लिखेंगे 79। ठीक है।
उसके बाद प्लस करना है। फिर यहाँ पर देखो कितना डिजिट है पॉइंट के पहले, एक ही तो डिजिट है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 डिजिट में से 1 माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट। अब आपको देखना है 16 में 0, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या देखेंगे 16 में 0, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2041, ठीक है, इनटू यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे 10⁻⁻5। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करना है वो ये है कि आप लिखोगे एंटी लॉग अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंटी लॉग, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2.6990, और सबसे पहले हमें ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ है उनको प्लस करना है। तो चलो प्लस करते हैं। देखो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, तो 0 बैलेंस 1, 4 1 क्या होगा 5, 5 और 7 कितना होगा 12, तो 2 बैलेंस 1 ये हो जाएगा 3, और 9 2 11 तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1.1320 हो जाएगा। पावर यहाँ पर कितना है 10⁻⁻5 लिख देंगे। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो VD इज इक्वल टू एंटी लॉग, तो चलो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। देखो माइनस करोगे तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1। इसके बाद यहाँ पर हम पावर क्या लिखेंगे -5। अब हम फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, एंटी लॉग। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद से देखा जाता है, तो आप देखोगे 56 में 7 का 0, यानी 56 में 7 देखना है आपको। तो जब आप देखोगे लॉग टेबल बुक में तो देखो क्या मिलेगी वैल्यू इसकी, तो 56 में 7 जब हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 3690। कितनी मिलती है 3690। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो भी आपका एंटी लॉग का आंसर आता है सबसे पहले आप उसे 0 पॉइंट में लिख दो। मैंने लिख दिया 0 पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हमारी होती है, जैसे यहाँ पर वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 करना। तो देखो यहाँ पर 1 है और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो जितना बनेगा नंबर उतना हमें क्या लगा देना है पावर, तो 10⁻2 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी कितना दिया है 10⁻⁻5, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ VD इज इक्वल टू 0.369। अब 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, और इसे लिख लेंगे 10⁻3, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि बुक के आंसर से मैच करो तो आप इसे लिख सकते हो 3.69 इंटू 10⁻²। अच्छा, एक डिजिट आपने शिफ्ट किया, क्या किया, एक डिजिट आपने शिफ्ट किया, तो जैसे कि मैंने बताया था जितने डिजिट आप शिफ्ट करोगे उतने पावर लगाओगे। अगर आप छोटे से बड़ा नंबर बना रहे हो, जैसे पहले क्या था 0.369 था, मैंने इसे क्या किया 3.69 कर दिया, तो छोटे से बड़ा नंबर किया तो पावर क्या आ जाएगा -1, तो -1 और -3 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो देखो लॉग एंटी लॉग नहीं आता है, मैं समझ सकता हूँ, अगर जिनको आता है उनके लिए तो वेल एंड गुड है। तो वैसे तो आप वो वीडियो देख लो जिसको मैंने आपको बोला है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देखो, आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाऊँगा, आप 4-5 न्यूमेरिकल्स देख लोगे ना इससे रिलेटेड लॉग एंटी लॉग के, तो आपको खुद ब खुद स्टेप्स आने लगेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। 3 रजिस्टर्स 10 ओहम, 20 ओहम एंड 30 ओहम। तो यहाँ पर 3 रजिस्टर अपने पास गिवन है, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। मान लो पहला रजिस्टर है R1 जिसकी वैल्यू गिवन है 10 ओहम, सेकेंड रजिस्टर है R2 और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 20 ओहम। कितनी है 20 ओहम। और थर्ड रेजिस्टेंस है हमारा R3 और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज़ 30 ओहम। तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं R1, R2, R3 और तीनों की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है हमने तीनों को सीरीज में लगा दिया, तो अगर तीनों को सीरीज में लगा दिया कि तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले ये हमें निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला इसने हमें, दैट इज व्हेन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई। यानी यहाँ पे हमें पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल V की वैल्यू कितना दिया है 12 वोल्ट। कहने का मतलब है कि जब हम इन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाएंगे और उसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे
तो फिर बताओ कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। यानी हमें फाइंड करना है V1, हमें फाइंड करना है V2 और फाइंड करना है V3। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कहना क्या चाहता है ये। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगाया R1, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है R2 और तीसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर R3। और ये तीनों रेजिस्टेंस को R1, R2, R3 को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और उस बैटरी का जो पोटेंशियल हमें गिवन है, ये पोटेंशियल कितना दिया है देखो, इट इज़ गिवन 12 वोल्ट। ठीक है, ये इतना पोटेंशियल दिया है। तो हमें ये बोला है, हम जानते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो करंट थ्रू आउट ईच रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल हर एक का क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका V1, इसका V2 और इसका क्या होगा, V3। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जिसका फॉर्मूला बहुत आसान है, आप सब जानते हो। चलो अप्लाई करते हैं। सो देयर फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज RS इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यानी जस्ट इसे ऐड कर देना है। तो देयर फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, RS का मतलब होता है रेजिस्टेंस सीरीज। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू है 10, ये कितना है 20 और ये कितना है 30। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है यार। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 60 ओहम। ठीक है, तो पहले का आंसर तो हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला था, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन बनेंगे, तो तीनों इक्वेशन में I तो कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, I को फाइंड आउट करना होगा। तो मैं I निकाल लेता हूँ। I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, यहाँ पर देखो V की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है विच इज़ 20 वोल्ट और R की वैल्यू हमने निकाल ली है 60। तो करंट यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो 12 से कट करो तो क्या आएगा आंसर, 1/5 आएगा। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या मिल गई, 1/5 एम्पियर। अब हम इस I की वैल्यू का यूज़ करके V1, V2 और V3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 का फॉर्मूला हो जाएगा IR1। ठीक है, I को 1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम होता है। ठीक है, यानी करंट कांस्टेंट होगा यहाँ पर। तो V1 की वैल्यू, I की वैल्यू क्या है 1/5, R1 की वैल्यू क्या है 10, कट करोगे तो आएगा 2। तो हमें यहाँ से V1 की वैल्यू क्या मिली बताओ, V1 की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 2 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने V1 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलर पैटर्न पे हम क्या निकाल लेते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। सिमिलर पैटर्न पे हम V2 निकाल लेंगे। V2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IR2। तो I की वैल्यू अगेन 1/5 है, R2 की वैल्यू क्या है 20, कट किया तो क्या आया 4। तो देयरफॉर V2 का वैल्यू क्या मिला, 4 वोल्ट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, V3। तो V3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। I की वैल्यू अगेन क्या है 1/5 है और R3 की वैल्यू क्या है 30 दिया है, राइट। तो इसको कट करेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। तो फिर V3 का आंसर हमें क्या मिला, V3 इज इक्वल टू, ये मिल गया 6 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने V1, V2 और V3 तीनों को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। 2 रेजिस्टर्स 1 किलो ओहम एंड 2 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर बोला है कि दो रेजिस्टर दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो हमारी R1 की वैल्यू है उसे हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 किलो ओहम लिख लेंगे। और R2 की जो हमारी वैल्यू है इसे मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, इसे लिख लूँगा 2 किलो ओहम लिख लूँगा। ठीक है, और क्या बोला है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये हमें RP निकालने को बोल रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है व्हेन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट सप्लाई। तो पोटेंशियल कितना है, 9 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो हमें हर एक रजिस्टर से पास होने वाला करंट निकालना है, यानी I1 निकालना है, I2 निकालना है और क्या निकालना है, यस, दो ही रजिस्टर है तो दो ही चीज़ फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो हमने 5th क्वेश्चन अभी किया है उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। वहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन था और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगेन इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम कंपलसरी तो नहीं है, बट हम डायग्राम बना के समझेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो हमारे पास 2 रजिस्टर हैं, तो सबसे पहले हम इनसे पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप जानते हो पैरेलली कनेक्ट हो गया ये हमारे रजिस्टर।
तो ऊपर की तरफ मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस क्या है R2 है, और ये दोनों रेजिस्टर को हम अब किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से। और जो हमने यहाँ पर बैटरी लगाई है वो कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर हमने लगाई है। अब हम जानते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो करंट, देखो यहाँ तक तो करंट सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके आगे की जर्नी अलग होगी। यहाँ पर करंट I1 पास होगा और यहाँ पर करंट I2 पास होगा, और वापस से इस पॉइंट पर फिर करंट क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो करंट हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। और इसका जस्ट उल्टा हमने देखा है जब हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया। तो चलो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ को पुटअप कर लेते हैं। देयरफॉर 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू क्या है, 1 किलो ओम। देखो वैसे तो इसकी यूनिट जो है वो ओम में होनी चाहिए, लेकिन सिंस दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो ओम में दिया है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, किलो ओम में। तो अभी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो 1/1 और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सीधा 3 को 2 से डिवाइड करके आंसर 1.5 लेके आ जाएंगे। लेकिन याद रहे आपको RP निकालना है, 1/RP नहीं निकालना है। तो जब आप लास्ट स्टेप में आओगे तो आपको ये वैल्यू को रिवर्स कर देना है, इसे लिखना है 2/3 लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना आप। अब हमें इसे डिवाइड करना है तो लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 0। नाउ 3 6 हमें पता है 18 होता है, फिर क्या आएगा 2 0, वापस से 6 आएगा, यानी बार बार 6 क्या होगा, रिपीट होगा। देयरफॉर RP की वैल्यू लिख सकते हैं हम 0.66 ओहम, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिल गया। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। तो अब देखो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I का फॉर्मूला हो जाएगा V/R। जैसे हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो अगर मुझे पहले रेजिस्टेंस के लिए करंट निकालना है तो इसे मैं लिखूंगा I1 और इसे लिखूंगा R1। पोटेंशियल तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम। अच्छा देखो, R1 की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो कितना दिया था, R1 की वैल्यू दिया है 1 किलो ओहम। कितना दिया है, 1 किलो ओहम। तो अब कन्वर्जन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसे हम लिखेंगे 1 × 10⁻³ ओहम। क्यों, बिकॉज किलो ओहम से ओहम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3। और इसे अच्छा हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 × 10⁻³ ओहम, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। तो V की जो वैल्यू हमें दिया है दैट इज़ 9, और R1 की जो वैल्यू है, R1 की वैल्यू मैंने क्या बोला, 1 × 10⁻³ है। तो देयरफॉर यहाँ पर I1 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻³ बिकॉज ये पावर जब ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, -3, और इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर। अब हो सकता है कि किसी किसी बुक में सिर्फ 9 एम्पियर दिया हो तो वो गलत है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, 9 × 10⁻³, क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट बुक में और न्यू टेक्स्ट बुक में जो भी है थोड़ा सा कन्वर्जन, क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट बुक और न्यू टेक्स्ट बुक जो आप यूज़ कर रहे होगे, अगर आप लेटेस्ट टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे होगे तो उसमें कई चीज़ें सही करके दी हुई हैं, ओल्ड टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हैं। तो मैं आपको सब बताते जाऊँगा कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है, तो आप उसी तरीके से फॉलो करते जाओ। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, I2। तो एंड I2 निकालने के लिए फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, V इज इक्वल अपॉन R2। V की वैल्यू मुझे बताओ अगेन क्या है, 9 वोल्ट, तो ये 9 लिख देंगे। और R2 की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻³ यानी +3 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और हम जानते हैं यार कि 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है भाई। 9 का हाफ क्या होता है, 4.5 × 10⁻² क्या हो जाएगा, -3, और यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो ये हमें क्या मिल गया, I2 की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ओवरऑल ज़्यादा टफ नहीं है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको न्यूमेरिकल्स टफ लगेंगे, लेकिन अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते जाओगे तो डेफिनेट सी बात बोल रहा हूँ मैं कि आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान लगने लगेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल को आपको जितना स्ट्रांग बनाना पड़े आपको स्ट्रांग बनाना है न्यूमेरिकल। अगर आपने न्यूमेरिकल स्ट्रांग बनाया तो मैं सच में बताता हूँ आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओहम। तो यानी क्लियरली बोला है कि एक सिल्वर वायर है और उस वायर का रेजिस्टेंस दिया है और इसकी वैल्यू कितनी है, 4.2 ओहम है।
एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, यानी जब टेम्परेचर इसका कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड रेजिस्टेंस 5.4 ओहम, यानी जो पहले दिया है वो रेजिस्टेंस R1 है और पहले टेम्परेचर क्या है T1 और बाद में जो रेजिस्टेंस उसका मिला हमें वो कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज 5.4 ओहम, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्लियरली क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि एक सिल्वर वायर है और सिल्वर वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस 4.2 ओहम है जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और बाद में उसका रेजिस्टेंस 5.4 ओहम हो गया जब टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अल्फा निकालना है, राइट। अल्फा को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1। बस इसी फॉर्मूले का अप्लाई करके हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू, देखो R2 की वैल्यू क्या है 5.4 है, R1 की वैल्यू क्या है 4.2 है, अपॉन R1 की वैल्यू 4.2 और T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू क्या है 100 और T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 27, ठीक है। तो वैल्यूज हमने रख दिया, अब इसे आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू, देखो 5.4 माइनस 4.2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.2 अपॉन यहाँ पर क्या है 4.2 और 100 माइनस 27 का मतलब क्या हो गया 73। अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 12 अपॉन 42 इंटू क्या लिख सकते हैं 73। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं इसको 6 से कट कर लेते हैं, तो 6 2 जा कितना होता है 12 अपॉन और 6 7 जा कितना होता है 42 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 73। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 को एज इट इज लिखते हैं और 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, 2 7 7 जा 49, यानी कि ये कितना हो जाएगा 51। अब यहाँ पर देखो इसको हम क्या करते हैं, आगे लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू एंटी लॉग, किसका लॉग लेना है, लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 511, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब देखो पॉइंट के पहले यहाँ पर तो एक ही डिजिट है ही है, एक डिजिट 2, तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 पॉइंट। अब हमें देखना है 20 में 0, तो जब आप लॉग में 20 में 0 देखोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 3010 माइनस, उसके बाद अब यहाँ पर कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 पॉइंट। अब आपको क्या देखना है 51 में 1 देखना है, तो 51 में 1 में क्या वैल्यू है, दैट इज 7084 दिया है, ठीक है। क्या दिया है 7084। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मैं इसको लिखता हूँ एंटी लॉग, यानी कि इस वैल्यू को अब इससे माइनस करना है, तो 0 में से 4 यानी कि 10 में से 4 गया तो क्या आएगा 6, उसके बाद यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 9 और 12 में से 7 जाएगा तो 5 और यहाँ पर क्या बचा फिर -1 और -2 क्या हो जाएगा -3, तो जिसे हम क्या लिखते हैं 3 बार लिखते हैं, -3 का मतलब क्या होता है 3 बार। अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग ढूंढना है, किसका एंटी लॉग ढूंढना है 59 में 2 का 6, तो जब हम 59 में 2 का 6 देखेंगे तो इसका आंसर हमें मिलता है दैट इज 3914, कितना मिलता है 3914। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि एंटी लॉग का जो भी आंसर आता है वो हमेशा 0 पॉइंट में आता है, तो पहले आप 0 पॉइंट में लिख दोगे, फिर जैसे कि मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल्स में बोला है कि यहाँ पर देखना है क्या वैल्यू है, 3 बार का मतलब होता है -3, यहाँ पर हमेशा हमें क्या करना है +1, तो -3 और +1 क्या होगा -2, बस उतना पावर आप यहाँ पर लगा दो -2, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि बुक के आंसर से मैच हो जाए तो इसे हम लिखते हैं 3.91 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस। 4 को आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज राउंड फिगर वैल्यू में 3.91 इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, अ 6 मीटर लॉन्ग वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेंथ दिया है, कितना लेंथ 6 मीटर दिया है, ठीक है।
जबकि इसमें डायमीटर दिया है, कितना डायमीटर है, इट इज़ गिवन 0.5 मिलीमीटर। डायमीटर कितना दिया है, 0.5 मिलीमीटर। तो इसे हमें कन्वर्जन करना होगा। सबसे पहले तो इसे मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई। तो ये मीटर में हो गया। अब हम जानते हैं कि हमें डायमीटर नहीं, हमें आगे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस की। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो 0.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.25, और इसे लिखेंगे 10⁻³ मीटर। अब मैं अगर चाहता हूँ कि पॉइंट को हटाऊँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 25 × 10⁻⁵ क्या किया मैंने, देखो पॉइंट के पहले 2 डिजिट को शिफ्ट किया। तो अगर मैं 2 डिजिट को शिफ्ट करूँगा तो 10⁻² आएगा, और छोटे से बड़ा वैल्यू किया है तो 10⁻² आएगा। -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो ये हमें रेडियस मिल गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इट्स रेजिस्टेंस इज 50 ओहम। तो कैपिटल आर की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज 50 ओहम। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें रेजिस्टिविटी, और क्या निकालना है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी बहुत आसान है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ρ = RA/L होता है। क्या होता है, ρ = RA/L। और सिग्मा हम जानते हैं इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो चलिए सबसे पहले हम रो निकालते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से रो के लिए देखो हम क्या करेंगे, आर को तो मैं आर लिखता हूँ, एरिया मुझे नहीं गिवन है तो एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, πr² अपॉन क्या हो जाएगा, एल। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। ρ = आर की वैल्यू दिया है 50, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 लिख सकते हैं। और अभी अभी मैंने बताया कि जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, 25 × 10⁻⁵, और इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। अच्छा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा ये, अपॉन में आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर लेंथ कितना दिया है, 6 दिया है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि हम इसे क्या करते हैं, 50 से इसको कट कर लेते हैं। तो 50 से कट करूँगा तो ऊपर 25 हो जाएगा इंटू 3.14, और 25 का स्क्वायर मतलब इसे मैं लिखता हूँ 25 × 25, और ये हो जाएगा 10⁻10। अपॉन में यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, देयरफॉर ρ = सबसे पहले हम नंबर को एक तरफ करेंगे तो मैं इसे लिखता हूँ 3.14 इंटू, अब मैं इसे सीधा लिखता हूँ 25 द क्यूब। क्या लिखता हूँ, 25 का क्यूब लिख देता हूँ, इंटू 10⁻⁻ क्या है, -10 है, और डिवाइडेड बाई क्या है, 3। क्योंकि 25 × 25 × 25 का जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा या लॉग निकालना होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हम इसको सीधा 25 का क्यूब लिख देते हैं, क्योंकि 3 बार है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए ना 3 से इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 3 × 1 क्या होगा, 3, पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 आएगा, नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर कितना बार जाएगा, फिर 14 में 12 यानी कि 4 टाइम्स आएगा, राइट, और फिर क्या आएगा, 6। तो हमने इसे डिवाइड कर लिया, इंटू क्या है यहाँ पर 25⁻³ इंटू 10⁻⁻ क्या है, 10। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लॉग एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। देखो लॉग एंटी लॉग वैसे तो हम कहीं पर भी स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि जितना हमारे वैल्यूज़ कम होंगी उतनी जल्दी हमारा लॉग का आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने 3 से इसे आसानी से डिवाइड कर दिया। अब हम स्टेप लगा लेते हैं, क्या लिखेंगे, एंटी लॉग। ये हो जाएगा हमारा क्या, लॉग ऑफ किसका लॉग, 1.046 प्लस, अच्छा जो पावर में 3 है ना ये आगे आ जाएगा, और इसे हम लिखेंगे 3 लॉग, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, इंटू 10⁻10 को एज इट इज़ बाहर लिख देंगे। ठीक है, देयरफॉर आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ρ = एंटी लॉग, और यहाँ पर क्या होगा, देखो पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो ये 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 पॉइंट। अब आपको देखना है 10 में 4 का 6, तो जब आप 10 में 4 का 6 देखते हो तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है 0.195। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, और यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर अब 25 है, 25 मतलब 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इंटू करके लिखेंगे 1 पॉइंट। अब 25 में हमें क्या देखना है, 0, तो 25 में जब हम 0 देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 3979। अब पावर को एज इट इज़ लिखेंगे -10। अब सबसे पहले आपका काम क्या है, यहाँ पर ρ = यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी लॉग, और 0.0195 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, और सबसे पहले हमें 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 9 जा 27, तो 7 बैलेंस 2, 21 2 कितना हो जाएगा, 23, फिर 2 यानी कि 29,
और फिर यहाँ पर बैलेंस क्या आएगा 2, तो 3 3 ज़ा 9, 2 कितना होगा 11, तो 1 आएगा और 3 1 ज़ा 3 1 4, यानी कि कितना हो जाएगा 4.1937 इंटू 10 रेज टू क्या लिखेंगे -10। अब हमें पता है कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना है ऐड, तो चलो ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए 7 + 5 कितना होगा 12, बैलेंस आएगा 1, 3 1 4 9 कितना होगा 13, बैलेंस आएगा 1, 9 1 क्या हो जाएगा 10, 1 11, बैलेंस 1, यानी यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर लिख देंगे 4.2132 इंटू 10 रेज टू -10। अब हमें फाइनली क्या देखना है एंटी लॉग, तो एंटी लॉग में जाना है और देखना है 21 में 3 का 2 क्या गिवन है। तो 21 में 3 का 2 जब हम देखते हैं तो इसका वैल्यू हमें मिलता है रो इज इक्वल टू दैट इज 0.1634, क्या मिलता है 0.1634। और अब इसके बाद आपको एक स्टेप क्या देखना है कि देखो मैंने बताया था यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसमें हमेशा क्या करते हैं +1, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो उतना यहाँ पर पावर लिख देना है 5 और पहले से यहाँ पर क्या है -10। तो देयरफॉर रो का जो हमें आंसर मिला दैट इज़ 0.1634 इंटू 10 रेज टू -5। इसमें हम क्या करेंगे एक डिजिट को शिफ्ट कर लेते हैं तो रो की वैल्यू हो जाएगी 1.63 इंटू 10 रेज टू -6, क्या लिख लेंगे 10 रेज टू -6। तो ये जो हमें आंसर मिला है ये रेजिस्टिविटी का आंसर है और रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है वो कितना होता है, देखो इट इज़ ओहम मीटर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखो बुक में अगर हम देखेंगे तो जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, गलत गिवन है, इसका सही आंसर ये आने वाला है। ठीक है, 4 को आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफ़ी होता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पर कई सारे आंसर हमारे गलत हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट टेक्स्ट बुक या ओल्ड टेक्स्ट बुक। इवन जो हमारी लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है उसमें भी कई जगह पर गलतियाँ हैं। तो ये जो हमने आंसर निकाला है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट और हमें क्या फाइंड करना था, कंडक्टिविटी। नाउ एज वी नो दैट कि जो हमारी कंडक्टिविटी है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन, और रो की वैल्यू क्या है 1.634 है इंटू 10 रेज टू -6 है, राइट। तो सबसे पहले तो 10 रेज टू -6 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू 6 हो जाएगा और 1.634 का हमें क्या देखना है रेसिप्रोकल। अगर आपको रेसिप्रोकल देखना भी नहीं आता है तो भी आपको रेसिप्रोकल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसमें देख लेना कि रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल देखेंगे आपको रेसिप्रोकल वैसे ही देखना होता है जैसे हम लॉग एंटी लॉग देखते हैं। 1.6 में 3 का 4 देखना है। देखो रेसिप्रोकल के लिए कंडीशन होती है कि एक नंबर के बाद डॉट होना चाहिए, तभी आप रेसिप्रोकल देख सकते हो, जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर है। तो अब हम देखेंगे 1.6 में 3 का 4। रेसिप्रोकल में बस आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप 4th डिजिट देखते हो मीन डिफरेंस में तो उसकी वैल्यू को 3rd वाली वैल्यू के साथ माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। तो 1.6 में 3 का 4 जब हम देखेंगे तो सिग्मा की हमें वैल्यू मिलती है दैट इज़ 0.6120 और पावर यहाँ पर कितना दिया है 10 रेज टू 6 दिया है। ठीक है, याद ये रखना है कि देखो जब हम लॉग एंटी लॉग से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं दोनों में हमेशा कभी कभी पॉइंट में डिफरेंस आता है, तो इससे कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। लॉग से जो आपका आंसर मिलेगा वही आपका सही आंसर है अगर आपने सही तरीके से लॉग एंटी लॉग स्टेप अप्लाई किए हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बुक में जो भी कैलकुलेशन होते हैं ना वो एज़ पर कैलकुलेटर होते हैं और हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो एज़ पर एज द लॉग टेबल बुक होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि लॉग टेबल बुक पॉइंट के बाद की पहली 4 डिजिट को ही काउंट करता है, राइट। जबकि अगर देखा जाए तो जो हमारा कैलकुलेटर है वो जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारी डिजिट को काउंट करता है, इसीलिए पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस आता है, बट उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलेशन या तो हम अपने खुद से करेंगे या तो कैलकुलेशन हम लॉग टेबल बुक से करेंगे। तो लॉग टेबल बुक से जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो 6.12 इंटू 10 रेज टू 5 लिख सकते हो और इसका यूनिट क्या होगा पर ओहम मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें दोनों का आंसर मिल गया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस फॉर द फॉलोइंग कलर कोड।
तो बेसिकली ये रजिस्टर वाले क्वेश्चन है, कलर कोड वाले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत मज़ेदार भी होते हैं बिकॉज इनमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा। तो बुक में जो हमारे पास टेबल गिवन है ऑन पेज नंबर 211, तो 211 पेज नंबर पे जो टेबल दिया है आपको, वो यहाँ पर देख के इसे आगे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हो सके आप इसे याद कर लेना। याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका नीचे दिया हुआ है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। तो अगर आपने कलर का सीक्वेंस याद कर लिया तो आपको इसका फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट अपने आप याद हो जाएगा और मल्टीप्लायर भी याद होगा। क्योंकि देखो अगर आप एक कलर लो ब्लैक, तो देखो ब्लैक में फर्स्ट डिजिट में क्या वैल्यू है 0, तो सेम सेकंड डिजिट में भी 0 वैल्यू और मल्टीप्लायर में भी वही वैल्यू है। ब्राउन को लोगे तो फर्स्ट डिजिट में, सेकंड डिजिट में, मल्टीप्लायर में सेम वैल्यूज़ हैं। तो अगर आपने कलर का सीक्वेंस याद कर लिया तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एंड अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें यार, तो जो भी एक्सरसाइज में ही दिया है उसी से आएगा, तो आप उतना भी रट्टा मार सकते हो। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आप किसी भी टाइप का कलर कोड रजिस्टर निकालना चाहते हो तो फिर आपको ये टेबल अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारा रजिस्टर होता है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ ताकि हमें आगे सॉल्व करने में आसानी हो। मान लो ये मेरे पास क्या है, रजिस्टर है। तो रजिस्टर में टोटल 4 रिंग होती हैं, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग एंड फोर्थ रिंग। ठीक है, फर्स्ट रिंग को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिजिट कहते हैं। सेकंड रिंग को सेकंड डिजिट कहते हैं। थर्ड रिंग को कहते हैं मल्टीप्लायर। और फोर्थ रिंग हमारा क्या कहलाता है, टॉलरेंस रिंग। ठीक है, टॉलरेंस रिंग वही है जो बताता है कि वो रजिस्टर कितनी वैल्यू ऑफ करंट को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कलर कोड देखते हैं इसमें क्या गिवन है। सो 9th का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो हमें कलर कोड दिया है दैट इज़, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है ब्लू, उसके बाद दिया है ग्रीन, राइट, एंड देन रेड, और जो फोर्थ कलर है दैट इज़ गोल्ड। फोर्थ कलर क्या है हमारे पास, गोल्ड। अब सबसे पहले देखो, जैसा कलर का ऑर्डर होगा हमें उसी तरफ से जाना है। तो ब्लू हमारा फर्स्ट डिजिट है, ग्रीन हमारा सेकंड डिजिट है, रेड मल्टीप्लायर है और गोल्ड क्या है, टॉलरेंस है। तो टेबल में आपको ध्यान से देखना है, ब्लू में देखो क्या दिया है, 6 दिया है, तो इसके नीचे हम 6 लिख लेंगे। ग्रीन यानी कि सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट में ग्रीन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 लिख लेंगे। रेड यानी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में रेड की वैल्यू क्या है, 10⁻², तो 10⁻² लिख लेंगे। उसके बाद गोल्ड की वैल्यू देखो क्या दिया है टॉलरेंस में, इट इज़ ±5%, तो ±5% कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों को एक साथ मिला के रख देना है। यानी मैं इसे लिखूंगा 65 और मल्टीप्लायर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसे लिख दूंगा 10⁻² और इसका यूनिट लिखूंगा ओहम, और यहाँ पर टॉलरेंस हो जाएगा ±5%। ठीक है, तो अगर मुझे आंसर सिर्फ ओहम में लाना है तो यहाँ तक लिखना ठीक है। लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं बुक में जो भी आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ किलो ओहम है, तो हमें इसे किलो ओहम में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना है कि ओहम से किलो ओहम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 1000 से डिवाइड करना, और 1000 जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर मैं इसे लिखूंगा 65 × 10⁻² × 10⁻³ और अब यूनिट हो जाएगा किलो ओहम ±5%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देयरफॉर ये हो जाएगा 65 × 10⁻² और 10⁻³ तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और इसका यूनिट लिखेंगे किलो ओहम ±5%। ठीक है, अब 10⁻⁻1 तो आप जानते हो कि एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 किलो ओहम ±5%। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट कलर कोड की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो हमें कलर कोड दिया है देखो उसमें क्या गिवन है, तो नेक्स्ट कलर कोड है दैट इज ब्राउन, ब्लैक, रेड, सिल्वर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं ब्राउन, उसके बाद ब्राउन के बाद देखो क्या दिया है, ब्लैक, और ब्लैक, तो ब्लैक के बाद अगेन क्या है, रेड, और यहाँ पर अब दिया है टॉलरेंस में सिल्वर कलर। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले वापस से वही कहानी है, ब्राउन यानी फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट में ब्राउन की वैल्यू क्या है 1, ब्लैक की वैल्यू क्या होती है सेकंड डिजिट में 0, रेड हमने अभी अभी देखा 10⁻², और सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है वो ±10% होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया था, अब आपको क्या करना है, देखो
इसको सिंपली क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ मिला के रख देना है। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लायर मतलब क्या 10⁻² से मल्टीप्लाई, ये आंसर हमें मिला इन टर्म्स ऑफ ओहम। और यहाँ पर लिखेंगे ±10% इज़ द टॉलरेंस। अब जैसे कि मैंने बोला इसको हमें किलो ओहम में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा 10 × 10⁻²। और मैंने कन्वर्जन क्या बताया है, ओहम से किलो ओहम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा ±10%। ठीक है, अब इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा 10 × 10⁻⁻1 लिखूंगा, और इसे हम लिखेंगे ±10%। ठीक है, यहाँ पर 10⁻⁻1 मतलब एक डिजिट ये खिसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 किलो ओहम हो जाएगा ±10%। ठीक है, इस तरीके से हमें सेकेंड कलर कोड का भी वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट उसके बाद देखो थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या गिवन है। तो थर्ड में यहाँ पर दिया है कलर कोड रेड, रेड, ऑरेंज, गोल्ड। तो सबसे पहले लिखते हैं रेड, फिर वापस से क्या है रेड, देन क्या है ऑरेंज, एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, गोल्ड कलर दिया है। ठीक है, तो देखो रेड मतलब कि फर्स्ट डिजिट जहाँ पर आंसर मिलता है 2, सेकंड डिजिट में भी क्या होगा 2, ऑरेंज यानी मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर में ऑरेंज की वैल्यू होती है 10⁻3, और गोल्ड जैसे कि हमने अभी देखा क्या होगा ±5%। ठीक है, अब वापस से वही कहानी है, इन दोनों को पहले हमें मिला देना है। तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻3, इसका यूनिट होगा ओहम, और ये हो जाएगा ±5%। राइट, अब जैसे कि मैंने बोला कि किलो ओहम से किलो ओहम में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि जो भी हमारी वैल्यू है उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो ये आंसर हमारा किस में आएगा, इन टर्म्स ऑफ किलो ओहम, और यहाँ पर लिखेंगे ±5%। यहाँ पर 10⁻³ और 10⁻³ कैंसल, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 22 किलो ओहम ±5%। ठीक है, एक बात का आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें से ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये बुक में गलत दिया है, वहाँ पर 2.2 दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा 22। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फोर्थ कलर कोड क्या गिवन है। तो फोर्थ में यहाँ पर दिया है ऑरेंज, वाइट, रेड, गोल्ड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑरेंज, उसके बाद नेक्स्ट क्या है वाइट, देन इज रेड एंड इज गोल्ड। ठीक है, तो अब देखो टेबल में हम देखते हैं ऑरेंज में, देखो यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है। तो ऑरेंज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया है 3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। जबकि वाइट में अगर देखेंगे तो सेकंड डिजिट में इसकी वैल्यू क्या है 9। रेड तो हमें अभी याद हो गया यार, क्योंकि 2-3 बार हमने यूज़ किया, 10⁻² है। और गोल्ड की वैल्यू क्या यूज़ करना है ±5%। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा टॉलरेंस रिंग होगा या तो वो गोल्ड होगा या तो सिल्वर होगा, तो बहुत आसानी से हमें इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पर लिख लेंगे 39, मल्टीप्लायर को लिखेंगे 10⁻², और ये यूनिट इसका क्या होगा ओहम, और इसे हम लिखेंगे ±5%। ठीक है, तो वापस से वही कहानी है कि अगर हम चाहते हैं कि इसे किलो ओहम में कन्वर्ट करें तो देखो क्या करना होगा, इसे हम लिखेंगे 39 × 10⁻², और किलो ओहम से किलो ओहम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे -3। तो इसे हम लिख सकते हैं किलो ओहम ±5%। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बचेगा क्या फिर 39 × 10⁻⁻1 बचेगा, और इसका यूनिट हम लिखेंगे किलो ओहम, और इसे लिखेंगे ±5%। ठीक है, अब 10⁻⁻1 मतलब क्या, एक डिजिट ये खिसकेगा, यानी कि ये हो जाएगा 3.9, इसका यूनिट लिखेंगे किलो ओहम ±5%। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका भी आंसर मिल गया। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखते हैं कलर कोड क्या दिया है, येलो, वॉयलेट, ब्राउन, सिल्वर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं येलो, उसके बाद क्या है वॉयलेट, देन हमारे पास यहाँ पर क्या है ब्राउन, और ब्राउन के बाद यहाँ पर कलर क्या है सिल्वर। तो जो हमारा येलो है, देखो येलो का कितना कोड नंबर दिया है, येलो का कोड नंबर है 4। फर्स्ट डिजिट में देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है 4। उसके बाद जो हमारा वॉयलेट है ना, तो वॉयलेट में इसकी वैल्यू जो है दैट इज 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। ब्राउन में अगर इसका कलर कोड देखा जाए तो कितना है 10⁻1 है, और सिल्वर का टॉलरेंस रिंग कितना होता है ±10%। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 47 × 10⁻² क्या हो जाएगा 1, और ये जो होगा इन टर्म्स ऑफ ओहम होगा, प्लस माइनस क्या लिखेंगे 10%।
ठीक है। उसके बाद हमें किसे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ किलो ओहम, तो ये हो जाएगा 47 इंटू 10⁻1 इंटू 10 क्या होगा -3, और इसको अब हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ किलो ओहम ±10%। ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इसे लिख सकते हैं 47 इंटू 10⁻², और इसका यूनिट वापस से लिखेंगे किलो ओहम ±10% हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो 10⁻² का मतलब ये कि 2 डिजिट पीछे जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 0.47 किलो ओहम ±10%। तो ये इसका सही आंसर है। बुक में शायद से 4.70 दिया है, तो बाई मिस्टेक दिया है, इसे सही करके आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है। देखो, तो जैसे कि हमने 9th क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर हमारे पास कलर कोड गिवन था और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी थी। अब यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और कलर कोड निकालना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द कलर कोड फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रजिस्टर हैविंग अ टॉलरेंस ऑफ ±10%। तो टॉलरेंस रिंग की तो वैल्यू यहाँ पर दे दिया उसने। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या गिवन है, 330 ओहम दिया है, राइट, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, +-10%। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पहले 2 डिजिट हैं वो हमारे क्या बनेंगे, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख लेता हूँ 3 और बचा क्या 0 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻1, और इसे लिखेंगे +-10%। अब देखो 3 जो है हमारा वो फर्स्ट डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट में 3 कौन से कलर के लिए है, ऑरेंज के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑरेंज। सेकंड डिजिट में भी 3 किसके लिए होगा, ऑरेंज के लिए। उसके बाद 10⁻1 किसके लिए है, ब्राउन के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्राउन, और +-10% हम जानते हैं किसके लिए लिखते हैं, सिल्वर के लिए। तो ये हमें पहले का कलर कोड मिल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा, वहाँ पर क्या दिया है 100 ओहम, क्या दिया है 100 ओहम +-10%। ठीक है। अब 100 ओहम है तो ये हो जाएगा 1, फिर लिखेंगे 0, फिर वापस से क्या आएगा यहाँ पर 0 मतलब 10⁻1 आएगा। ठीक है, तो 10⁻1। उसके बाद यहाँ पर कलर क्या दिया है, फिर +-10% यानी सिल्वर हो जाएगा। देखो आपको याद रखना है कि जो भी डिजिट गिवन होंगे उसमें से पहले 2 डिजिट आपको निकाल लेना है, उसके बाद जो भी 0 बचेंगे वो उतना मल्टीप्लायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले 1 देखना है हमें। 1 में देखो क्या कलर कोड है, 1 में है ब्राउन, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं ब्राउन। 0 तो हम जानते हैं किसका होता है, ब्लैक का। 10⁻1 किसका है, ब्राउन का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्राउन, और उसके बाद ये होगा +-10%। तो ये हमने 100 ओहम का आंसर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद सी वाला पॉइंट देखते हैं। देखो सी में क्या दिया है, 47 किलो ओहम दिया है। क्या दिया, 47 किलो ओहम, तो हम इसे लिखेंगे 47 किलो ओहम +-10%। तो सबसे पहले तो यार इसे किलो ओहम से ओहम में कन्वर्ट करना होगा। तो याद रखो ओहम से जब हमने किलो ओहम में कन्वर्ट किया था तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया था। अब हमें किलो ओहम से ओहम में कन्वर्ट करना है, तो फिर 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसे लिखूँगा 47 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास आएगा 10%। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 क्या है, पहला डिजिट है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, फिर हो जाएगा 7। उसके बाद 10⁻3 क्या है हमारा, मल्टीप्लायर है 10⁻3। टॉलरेंस कितना है, +-10%। अब तो बहुत आसानी से हम इसका कलर कोड निकाल लेते हैं। 4 किसका कलर है, 4 येलो का है, तो यहाँ पर हम इससे लिख लेते हैं येलो। उसके बाद 7 किसका है, देखो 7 है वॉयलेट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वॉयलेट। 10⁻3 इज़ अ मल्टीप्लायर ऑफ ऑरेंज, तो यहाँ पर इसका कलर हम लिख लेंगे ऑरेंज, और इसका तो हम जानते हैं क्या है, सिल्वर है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। इसके बाद अब हम डी देखते हैं। तो डी में क्या गिवन है, यहाँ पर दिया है 160 ओहम, तो वापस से वही है यार 160 ओहम प्लस माइनस क्या लिखेंगे 10%। ठीक है, तो अब इसे सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं 1, इसे लिख लेते हैं 1, 6 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड डिजिट बचा 0 मतलब क्या हुआ 10⁻1 इज़ द मल्टीप्लायर, और प्लस माइनस क्या लिखना है 10%। ठीक है, तो 1 किसका कलर है, 1 इज़ द बेसिकली द कलर डिजिट ऑफ ब्राउन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस से ब्राउन आ जाएगा। 6 में क्या है, देखो 6 में है हमारे पास ब्लू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लू। उसके बाद 10⁻1 किसका है, ब्राउन का है, तो ये हो जाएगा ब्राउन, और इसे हम बोलेंगे सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर हो जाएगा ये। ओके, तो इस तरीके से हमें इसका आंसर मिल गया। एंड द लास्ट यहाँ पर ई दिया है, दैट इज़ 1 किलो ओहम। क्या दिया है, 1 किलो ओहम +-10%। तो 1 किलो ओहम को हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻3,
ओहम प्लस माइनस 10%। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट नहीं है। 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, तो मैं इसे 1000 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, राइट। ओहम प्लस माइनस क्या हो गया, 10% हो गया। अब यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, ये हमारा पहला डिजिट, ये हमारा सेकंड डिजिट, बचे कितने, 2 0, तो 10⁻² हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा, और प्लस माइनस इसे क्या लिखेंगे हम, 10%, जो कि बेसिकली क्या है, सिल्वर। तो 1 वापस से क्या आया, 1 का मतलब क्या है, ब्राउन, तो यहाँ पर हम कलर यूज़ करेंगे ब्राउन। 0 का मतलब क्या होगा, ब्लैक, और 10⁻² का मतलब क्या होता है, रेड, और इसका मतलब क्या होता है, सिल्वर। ठीक है, तो काफ़ी आसान है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, बट कंडीशन यही है कि आपको टेबल पता होना चाहिए, और टेबल याद करने का तरीका यह है कि नीचे जो कलर कोड का सीक्वेंस दिया है उसको आपको याद करना होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है। अ करंट 4 एम्पियर, तो सबसे पहले यहाँ पर करंट दिया और उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4 एम्पियर। तो करंट कितना दिया, 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू एन ऑटोमोबाइल हेडलाइट। ठीक है, तो कोई हमारे पास गाड़ी होगी और उसके हेडलाइट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू हेडलाइट इन अ टाइम ऑफ 2 आवर्स। और हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितने टाइम में फ्लो करेंगे फॉर द टाइम स्पैन ऑफ 2 आवर्स। तो सबसे पहले तो इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, 60 इंटू क्या लिखेंगे, 60। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास गिवन कंडीशन में करंट दिया है, टी दिया है, और हमें निकालना एन है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू एन ई, है ना, जिसे हम क्या बेसिकली कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। बट वापस से एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि हमें Q की वैल्यू नहीं दिया है, बट हम जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पर मुझे बताओ चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। इसी को हमें यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है। सो देयरफॉर एन का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू टी अपॉन ई। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। तो देखो देयरफॉर इसे मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू, आई की वैल्यू दिया है 4, टाइम कितना हमने बोला 2 इंटू 60 इंटू 60, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देयरफॉर इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे। मैं इसे लिखता हूँ n इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60 करते हैं तो क्या होता है 3600 हो जाता है, राइट। अपॉन में यहाँ पर देखो 1.6 है, मैं इसे बना देता हूँ 16 इंटू 10⁻⁻20 कर देता हूँ, समझा, एक डिजिट हमने शिफ्ट कर दिया। देयरफॉर अब मैं इसे लिखता हूँ n इज इक्वल टू, अब जानते हो 16 को अगर मुझे सॉल्व करना है तो 4 से कट करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। और 4 जैसे ही आएगा तो 4 से मैं इस 36 वाले टर्म को कट करूँगा तो कितनी बार कट होगा, 9 टाइम्स कट होगा, और 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे। तो बचा क्या, 2 इंटू 900 इंटू 10 क्या हो गया, 10⁻⁻20। जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये +20 हो जाएगा। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 9 2 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 10⁻20। सो देयरफॉर फाइनली n इज इक्वल टू, मैं इसे लिखता हूँ 1.8। तो मैंने कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं, 3 डिजिट शिफ्ट किए हैं। मैंने किया क्या है, बड़े से छोटा वैल्यू किया, इसके लिए पावर क्या आएगा 10⁻+3। तो 10⁻+3 और 10⁻20, तो आंसर कितना हो जाएगा 10⁻23। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आवर्स में फ्लो हुए हैं हेडलाइट से। सो एट लास्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है। द हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल दिया है, कितना पोटेंशियल दिया है, 230 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है। ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, और जो हमें करंट यहाँ पर दिया है उसकी वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर है, समझा इतना। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन 1 आवर, तो अमाउंट ऑफ हीट हमें निकालना है h, तो h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम जबकि कितना दिया है 1 आवर। 1 आवर का मतलब यहाँ पर क्या होता है 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड, ठीक है, बिकॉज एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। लास्ट में यहाँ पर क्या दिया है, कन्वर्जन दिया है कि जो भी आपका आंसर आएगा, नॉर्मल आंसर हमारा किस में आएगा, हमारा आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ जूल, लेकिन अगर मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ
कैलोरीज, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी आंसर आएगा उसको 4.2 से डिवाइड करना होगा। तो चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखो हीट का एक फॉर्मूला है जो आपने 10th में पढ़ा है, हीट डिसिपिएटेड इज I²RT। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि R को क्या लिख सकते हैं, सिंस R को हम लिख सकते हैं V/I, तो देयरफॉर H का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, याद रखना है हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। तो यहाँ पर I² लिखता हूँ, R की जगह पर क्या आएगा, V/I हो जाएगा, इनटू क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। यहाँ से एक I से एक I देखो क्या हो गया, कैंसल हो गया। देयरफॉर यहाँ पर मुझे बताओ H की वैल्यू क्या मिलेगी, H की वैल्यू होगी I/V/T। ठीक है, अब यहाँ पर देखो V फॉर क्या है, पोटेंशियल है, याद रखना इसके लिए थोड़ा इसे बड़ा बनाना है। तो याद रखो पोटेंशियल के लिए आप V कैपिटल यूज़ करो और स्पीड के लिए V स्मॉल यूज़ करना है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू हम जानते हैं तो रख देते हैं। H=I कितना दिया है, I दिया है 5 एम्पियर, पोटेंशियल दिया है 230 वोल्ट का, और टाइम हम जानते हैं 60 इंटू क्या है, 60 है। सो देयरफॉर H=, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, बहुत आसानी से हम इसे करेंगे। इसे मैं लिखता हूँ सबसे पहले 230 इंटू 60 करूँगा तो क्या होगा, 3600 इंटू 5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को शॉर्ट बनाएंगे बाय राइटिंग 23 इंटू 36 इंटू 5। एक ज़ीरो ये और दो ज़ीरो ये, तो सीधा क्या लिख लेंगे, 10⁻³ लिख लेंगे। अब आप क्या करो, सबसे पहले H=, 5 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 6 30, 0 बैलेंस 3 आएगा, 5 3 15, 3 18 हो जाएगा, इंटू 10⁻² क्या हो गया, 3। क्योंकि यहाँ पर मैं लॉग एंटी लॉग यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। मैं इसे लिखता हूँ 23 इंटू 18 कर देता हूँ और पावर को क्या कर देता हूँ, 10⁻4 कर देता हूँ। ठीक है, देयरफॉर H=, अब 18 को 23 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 18 3 से कितना होता है, 54, बैलेंस 5 आएगा, 18 2 36 और 5 कितना होगा, 41 हो जाएगा, राइट, इंटू 10⁻² क्या लिखेंगे, 4। ये हमें क्या मिल गया, जूल के टर्म्स में मिल गया। अब जैसे कि हमने बोला ये आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ कैलोरी निकालना है, सो देयरफॉर इसे हम लिखेंगे H=, 414 इंटू 10⁻4 अपॉन 4.2 से इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमें लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ H=, एंटी लॉग, सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग ऑफ 414 माइनस लॉग ऑफ 4.2, ठीक है, इंटू 10⁻² क्या होगा, 10⁻4। देयरफॉर ये H=, क्या हो जाएगा, देखो इसे हम लिखते हैं एंटी लॉग, और ये हो जाएगा, अब यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट। तो अब हमें देखना है 41 में 4, तो जब हम लॉग निकालेंगे 41 में 4 तो इसका आंसर हमें मिलता है 6170। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, और यहाँ पर पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट, जैसे कि मैंने बताया एक डिजिट को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, और अब हम देखेंगे 42 में 0, तो 42 में 0 जब हम देखेंगे तो इसका आंसर हमें मिलता है 6232, और पावर यूज़ करेंगे 10⁻² क्या है, 4। अब हमें सिंपली करना क्या है कि ये वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, तो यहाँ पर माइनस करते हैं। चलो तो देखो 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8, उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो 3, देन 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 9, और 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1। ठीक है, इनटू पावर क्या लिख लेंगे, 10⁻4, 10⁻4। अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग देखना है। किसका एंटी लॉग देखना है, 99 में 3 का 8। तो जब हम एंटी लॉग देखेंगे 99 में 3 का 8 तो हमें इसका आंसर मिलता है, दैट इज़ 0.9858। तो सबसे पहले आप देखो 99 में 3 देखोगे तो आपको 9840 मिलेगा, और उसके बाद 8 में देखना है, मीन डिफरेंस में वहाँ पर 18 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 9858 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है, 1 दिया, और 1 मतलब क्या, यहाँ पर हमेशा हम +1 करते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर हम पावर क्या लिख देंगे, 10⁻2, और यहाँ पर है 10⁻4। तो इस तरीके से यहाँ पर H की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, इट इज़ 0.9858 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 6। ये जो हमें आंसर मिला वो इन टर्म्स ऑफ कैलोरी मिला। अगर मैं इसी आंसर को इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी लिखना चाहता हूँ तो याद रखना है कैलोरी से किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से
से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं इसे डिजिट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 985.8 और अब पावर क्या बचेगा 10⁻3। अभी हम इसको इन टर्म्स ऑफ कैलोरी लिखेंगे। सो देयरफॉर अगर मुझे इसे इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी लिखना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा 10⁻³ से क्या करना होगा मल्टीप्लाई। ये आंसर इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी आ जाएगा, जहाँ पर 10⁻3 10⁻³ कैंसल। देयरफॉर H इज इक्वल टू 985.8 किलो कैलोरी। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हमें इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है।